नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नायक 2.0। और ये सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 7 पर। सेट नंबर 7 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आप सभी के लिए ये सेट तैयार किया है और इसमें एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। सारे के सारे पॉइंट्स और बहुत सारी नियुक्तियों के साथ आज हम बात करेंगे सेट नंबर 7 में। बहुत सारे फैक्ट हैं, नियुक्तियाँ तो एक फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं इस क्लास के माध्यम से, और हम इसको बहुत ही कम समय में इसका बेहतरीन से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नायक 2.0 का सेट नंबर 7 है और आई होप आप सभी को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे 85% जो साथी हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ये बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करें, मैं उस कमी को सुधारूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी सेट से वंचित ना रह पाएँ। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप जाकर देख लीजिए, वहाँ से आप लोग सारे के सारे सेटों को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम सेट नंबर 7 पर बात करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन था, इसे बोलते हैं अंकिया नाट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सत्रिया आप सभी को पता है, सत्रिया जो एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? असम का है। ये कितना समय पुराना है? तो लगभग 500 वर्ष पुराना है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सबसे नवीनतम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो आपका सत्रिया है और इसे 2000 में शामिल किया गया था। अच्छा, इसके किसके सहयोग से इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो श्रीमंत शंकर देव की सहायता से इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था और 2000 में इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, संबंध इसका किससे है? तो वैष्णव मत से है। इसमें किस संगीत का उपयोग किया जाता है? तो बोर गीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें इसके नाटक में कौन कौन शामिल होता है? तो भावना, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हैं। मिट्टी पर व्यायाम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो माठी अखोरा इसको बोला जाता है। इसमें किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ब्रजपाली भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें जो पुरुष डांसर होता है उसे भांगी बोलते हैं और महिला जो होती है उसे सवंगी बोलते हैं। त्योहारों के अवसर पर इसको भगोट कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंकीय नाट यानी सत्रिया से संबंधित हैं आपके, जैसे आपके गुरु जतिन गोस्वामी। ये चर्चा का विषय है क्योंकि इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2025 का। एक है आपके सरदी सेकिया, एक है आपके मणिक मोरवायन, एक है मुकुंद सेकिया। इसे बिस्मुल्ला खान युवा पुरस्कार दिया गया था आपका। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। एक है भाविन बोरियावन और इन्हें संगीत नाट्य अकादमी दिया गया था 2023 में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर ने इस क्वेश्चन में आपको दिया था एक होमवर्क, तो इस होमवर्क को हम इसी क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका होमवर्क भी तैयार हो जाए। जो सर आपसे पूछे तो वहाँ से आप लोग फैक्ट उनको बता दें। ठीक है, तो पूछा गया आपसे सार्क। सार्क को हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, इसे हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें जो आपके दक्षिण भारत के जो देश होते हैं, दक्षिण एशिया के जो देश होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उन देशों का ये संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1985 तब इसका मुख्यालय नहीं था। 2 वर्ष बाद 1987 में काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। इसमें वर्तमान में कुल 8 देश हैं और इसका जो नवीनतम देश है वो है आपका अफगानिस्तान, जो 2017 में शामिल किया गया था। इसकी जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था, अफगानिस्तान को। यानी सार्क का नवीनतम देश जो है आपका वो कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। जैसे मैं आपसे पूछूं WHO का नवीनतम देश कौन सा है? तो वो भी अफगानिस्तान ही है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे कि नाटो का नवीनतम देश कौन है? तो वो है आपका कौन? तो वो आपको पता होगा, स्वीडन नवीनतम देश है। ऐसे UNO का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। तो ये भी पॉइंट आपका रखने। अब जो हमारा सार्क होता है, इसमें पर्यवेक्षक देश की संख्या होती है 9। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल एहसान। ठीक है, और जो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीलकांत शर्मा जी। वर्तमान में इसके हेड हैं गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के हैं। और इसकी एक यूनिवर्सिटी होती है सार्क की, वो है आपकी नई दिल्ली में। अब आप सभी को पता है, जैसे आपको याद करना है साउथ एशिया के जो साउथ एशियन एसोसिएशन ये सार्क के देश हैं, याद करना है। तो यहाँ आप सभी को पता है एक मालदीव है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, ये अपना भारत हो गया, और यहाँ आपका नल्ला पाकिस्तान है ना। यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ पर आपका भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से इसके 8 देश हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, और यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ और बोल दिया। ये है आपका मालदीव, ये है आपका श्रीलंका, ये है भारत, ये अफगानिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, यहाँ पर ये है आपका अफगानिस्तान, ये आपका है भूटान, ये है आपका नेपाल, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश। इस प्रकार से आपके 8 देश हैं। यहाँ पर मैंने नाम भी लिखे हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये इसके 8 देश हैं। आप लोग याद करिए, 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक बार इसको उल्टा बोलेंगे
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से आपको 8 नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है निम्न में से कौन सा देश सार्क में सदस्य देश नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे देगा आपको ये वाले, और एक ऑप्शन दे देगा आपको चाइना, एक ऑप्शन दे सकता है आपको म्यांमार। तो ये दोनों देश ही इसमें शामिल नहीं है ना। लेकिन जो आपका आसियान देश है ना, आसियान कंट्री जो है, इसमें आपका म्यांमार शामिल है। ये पॉइंट आपका रखना है, ठीक है। म्यांमार इसमें शामिल है। आसियान में जो होते हैं वो 10 देश होते हैं। आसियान में कितने होते हैं? 10 देश। ऐसे ही आपको पता है कि यूएनओ में कितने देश हैं, तो यूएनओ में है आपके 193 देश हैं। नाटो में कितने देश हैं आपके, तो नाटो में आपके 32 देश हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का विकास कोष कहाँ पर है। तो सार्क का जो विकास कोष है वो आपका स्थित है थिम्पू में। थिम्पू कहाँ पर है? नेपाल में। सार्क फूड बैंक या ऊर्जा भंडार कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इसका नया नाम है, जो 6 अगस्त 2021 में बना था, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी, और ये पहला दिया गया था आपका विश्वनाथ आनंद जी को। आप सब लोग जानते हैं शतरंज के जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं वे विश्वनाथ आनंद, इनको दिया गया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है माइंड मास्टर, ठीक है। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले ये जो धनराशि थी वो थी 12 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। ये क्या है? खेल का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत में आपसे पूछे कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। विश्व का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार है। फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ऑस्कर अवार्ड है। इसी प्रकार से खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत में वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। नेक्स्ट आपसे पूछे 15 लाख रुपए जो धनराशि वो अन्य और किन पुरस्कारों में है। तो जैसे आपसे अर्जुन पुरस्कार पूछे, द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे, इनकी भी जो धनराशि है वो 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 में, और 4 वर्ष लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जाता है जिस खिलाड़ी के द्वारा, उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को, क्योंकि आप सभी को पता है द्रोणाचार्य किसके कोच थे, तो एकलव्य के कोच थे, आप सभी को पता है ना। तो ये कोचों को दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे 10 लाख रुपए की राशि किस दिन। तो मेजर ध्यानचंद एक खेल पुरस्कार होता है, ये रिटायर्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रिटायर्ड जो खिलाड़ी होते हैं। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये नियमित वाला है, इसकी भी स्थापना 1950 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो था आपका वो पहली महिला प्राप्त करने वाली कौन थी, तो करुणा मल्लेश्वरी। ये भारोत्तोलन से संबंधित है, और इन्होंने पहला कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में सिडनी ओलंपिक में 2000 में। सबसे युवा कौन है जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो वह अभिनव बिंद्रा, इन्हें 2001 में मिला था। पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन है, तो धनराज पिल्लई। पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तो वे हैं पुलेला गोपीचंद, या इन्हें हम पी गोपीचंद के नाम से जानते हैं। 2024 में आपके जो है वो 4 लोगों को दिया गया, यानी 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक है आपके डी गुकेश, एक है आपके प्रवीण कुमार, एक है आपके मनु भाकर, और एक है सरबजोत सिंह। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। इंदौर में हाल ही में भीख मांगने पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे स्वच्छ शहर जो हो इंदौर है, और यहाँ के क्या फेमस है, तो पोहे यहाँ के फेमस हैं। ऐसे ही आपसे पूछे कैंपगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर, बेंगलोर में है। मीनांकम एयरपोर्ट ये आपका चेन्नई में है। BR अम्बेडकर ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। सुभाष चंद्रपुर एयरपोर्ट ये आपका कलकत्ता में है। गोपीनाथ बारदुला ये आपका गुवाहाटी में है। राजीव गांधी एयरपोर्ट ये आपका हैदराबाद में है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये आपका रांची झारखंड में है। अगला क्वेश्चन आपका था दिवसों से, और इस दिवस में हम लोग जानेंगे कौन सा दिवस किस महान पुरुष के संबंध में मनाया जाता है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे अभियंता दिवस ये आपका इंजीनियर डे भी कहते हैं इसको, 15 सितंबर को मनाते हैं। किसके संबंध में, तो M विश्वेश्वरैया जी के संबंध में मनाया जाता है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है एक नेशन बिल्डिंग, ठीक है, M विश्वेश्वरैया की। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के उपलक्ष्य में, ठीक है। हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, तो आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद जी के रूप में या इसके संबंध में हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। कब, 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी की जयंती है, जो कि UNO के द्वारा इसको बनाया गया था पहली बार, कब, 2007 में। युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी आपके धर्म जो सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन कब गए थे, तो 1893 में गए थे। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा बाल दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के संबंध में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी के संबंध में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये आपका मनाते हैं 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन, जिनके द्वारा श्वेत क्रांति लाई गई थी, ठीक है। और आपसे पूछा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 1 जून को, ठीक है। डॉक्टर डे का मनाते हैं तो 1 जुलाई को मनाते हैं। GST डे का मनाते हैं तो 1 जुलाई को ही मनाते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ खिलाड़ी थे और उनके उपनाम थे। जैसे आपसे पूछा कैप्टन कूल किसका है उपनाम, तो महेंद्र सिंह धोनी का आप सभी को पता है। चीकू किसको बोलते हैं, तो अनुष्का भाभी बोलती हैं विराट कोहली को चीकू, ठीक है। हरियाणा हनी क्रिकेट किसको बोला जाता है, तो कपिल देव को बोला जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। बिग शो किसको बोला जाता है, तो ग्लेन मैक्सवेल को बोला जाता है। कूल कैट किसको बोला जाता है, केन विलियमसन को बोला जाता है। मिस्टर यहाँ का लेना, मिस्टर क्रिकेट किसको बोला जाता है, माइकल हसी को बोला जाता है। और मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को बोला जाता है, और आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी। यूनिवर्स बॉस किसको बोला जाता है, तो गेल को बोला जाता है। 360 मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स को बोला जाता है। रॉक स्टार रविंद्र चंद जडेजा को बोला जाता है। द प्रिंस किसको बोला जाता है, सुमन गिल को बोला जाता है। हिटमैन तो अपने रोहित शर्मा जी हैं ही, और गब्बर है आपका धवन, ठीक है, धवन शिखर धवन को बोला जाता है। द स्विंग प्रिंस किसको बोलते हैं, तो भुवनेश्वर को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ खिलाड़ी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे इनका संबंध किस देश से है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं टिक कर दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे गेल का संबंध किस देश से है, एवी डिविलियर्स का संबंध किस देश से है, ऐसे ही आपसे पूछेगा। ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किस देश से है, केन विलियमसन का संबंध किस देश से है, माइकल हसी का किससे संबंधित है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैसूर एक्सप्रेस को बोलते हैं, तो श्रीनाथ को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक बुक से था, द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये बुक किसकी है, तो इसकी लेखिका हैं ताहिरा कश्यप खुराना। ऐसे ही आपसे पूछे मिसेस फनी बोन्स, ये किसकी है, तो ट्विंकल खन्ना की है। इनकी 3 पुस्तकें आपको रखनी है, लेजेंड ऑफ लक्ष्मीकांत, वेलकम टू पैराडाइज, ये तीनों पुस्तक किसकी हैं, तो ट्विंकल खन्ना की हैं। एंड फाइंड अ होम, ये आलिया भट्ट की है। प्रेगनेंसी बाइबल, ये करीना कपूर की है। अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की है। द मॉडर्न गुरुकुल, ये सोनाली बिंद्रा की है। द लाइफ इन डिज़ाइन, ये शाहरुख खान की पत्नी है जिनका नाम है गौरी खान, इनके द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक है द एलिफेंट इन द वोम, ये कलिक कोचलिन है आपकी, इनके द्वारा लिखी गई है। थोड़ी आवाज़ आपको थोड़ी इरिटेट ना कर रही हो, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जुकाम है, जिस वजह से आवाज़ थोड़ी सी आपकी धीमी आ रही होगी आपके पास, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आवाज़ कैसी आ रही है। बाकी कोई कमी लग रही हो आपको वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ठीक है। और हमारी जो टेलीग्राम मेंबरशिप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आर्टिकल 37, ये डीपीएसपी से संबंधित था, और डीपीएसपी में बदलाव का अधिकार किसको होता है, तो संसद को होता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है हमारा, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं आपके। आर्टिकल 43B क्या कहता है, सहकारी समितियों का संवर्धन। और आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। ऐसे डीपीएसपी में एक और आर्टिकल था आपका आर्टिकल 390, है ना, यानी 39A, इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। और आर्टिकल 39D क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता। लागू सबसे पहले जो किस राज्य में था, ये ब्रिटिश काल से लागू है यहाँ पर गोवा में, और हाल ही में इसके लिए प्रस्ताव जो बनाया था उत्तराखंड ने बनाया था, और इसको लागू भी कर दिया किसने, उत्तराखंड ने। आर्टिकल 46 ये एससी और एसटी, यहाँ का लेना एसटी और एससी के लिए जो आपका ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए आर्थिक शिक्षा का हक। आर्टिकल 47 आपका पोषाहार लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे आपका शराब वगैरह बैन किया जाता है, जैसे बिहार में गुजरात में शराब बैन है, तो किस आर्टिकल से होगा आपका 47 से। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48A ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 49 ये आपका राष्ट्रीय महत्व के जो सुरक्षा स्थल हैं, इनका राज्य का कर्तव्य है कि इनकी सुरक्षा करें। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और आर्टिकल 51 आप लोग जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह खाली बच रही थी, तो मैंने 3 आर्टिकल और लिख दिए आपके लिए। जैसे राष्ट्रपति का पद किसमें, आर्टिकल 52 में है, और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और आर्टिकल 55 में है आपका निर्वाचन की प्रक्रिया। ऐसे ही आपसे पूछे आर्टिकल 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। आर्टिकल 58 पूछे तो इनकी क्या है, योग्यताएं हैं। आर्टिकल 60 में पूछे तो शपथ है आपकी, ठीक है। और आर्टिकल 61 में पूछे तो राष्ट्रपति का महाभियोग है। ये कुछ आर्टिकल हैं जो मैंने आपके लिए बताए, इनको भी याद रखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य के कुछ फैक्ट हम लोग जानेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं थे हमारे, आज वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ये कौन से भाग में है, तो 4A एक भाग है, इसको जोड़ा गया था 76वें संविधान संशोधन के तहत, और इसके तहत आर्टिकल जोड़ा गया था 51A, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें 10 जोड़े थे, लेकिन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसमें सदस्यों की संख्या थी 12 थी, लेकिन इन्होंने 8 का सुझाव दिया था मौलिक कर्तव्यों के लिए। 8 हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन 10 जोड़े गए थे। किससे, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें जोड़ा, 2002 ही है आई थिंक, 2002 के तहत जोड़ा गया था। लागू ये केवल किस पर होते हैं, तो भारतीय लोगों पर लागू होते हैं केवल, ठीक है। उस समय जो आपकी इंदिरा गांधी थी, कौन थी, तो वो थी आपकी प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। आपातकाल इन्हीं के समय में लगा था, 25 जून 1975 से 1977 तक चला था, 21 महीने तक ये। और आज हाल ही में कुछ समय पहले
संविधान हत्या दिवस मनाया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो संथानम समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन था हमारा मौलिक कर्तव्यों से। यहाँ पर हम लोग 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। कौन कौन से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 51A। इसमें बताया गया है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और उसका राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। आर्टिकल 51A भी हमसे कहता है उन महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना जिन्हें हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम प्रेरित किया। 51C में हमें क्या बताया गया है, तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। डी क्या कहता है हमसे, तो देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। जैसे 51E में क्या कहेगा, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना में। आर्टिकल F क्या कहता है, हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। 51G क्या कहता है, AG क्या कहता है, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना और उनकी रक्षा करना, सुधार करना, जीवधारियों के प्रति दया भाव रखना। और 51AH क्या कहता है, तो वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच की सुधारों को विकास करना और उसका सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे H क्या कहता है, वैज्ञानिक सोच, मानवता की जांच को कर दिया हमने। 51 फर्स्ट क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि हासिल करता रहे। एक क्या कहता है, तो माता पिता, अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आई होप आप इस मेहनत को समझ रहे होंगे और जी जरा सी भी आपको लग रही हो मेहनत हो रही है, वीडियो अच्छी बन रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था राधानगर कोलकाता में। ठीक है, 1772 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रथम संस्था बनाई गई थी, इसका नाम था आत्मीय सभा। कब बनाई गई थी, 1815 में। इनके द्वारा ही हिंदू कॉलेज बनाया गया था एक, और एक था 1825 में बनाया गया था वेदांत कॉलेज। इनके उपनाम देखें तो इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है। इनका जो पहला ग्रंथ था, इसका नाम था आपका तौयूत अल मुइद्दीन, ये फारसी भाषा में 1809 में इन्होंने बनाया था। राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। बगबंधु, ये इनकी पत्रिका है, फारसी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में प्रकाशित की जाती थी। संवाद कविता, ये भी इनकी पत्रिका है, बंगाली भाषा में, 1821 में। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये 1809 में। और ब्राह्मणिकल, ये भी इनकी थी। और मिरातुल अखबार, ये 1822 में फारसी भाषा का इनका एक पत्रिका थी। तो ये हमने जाना किसके बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में। ठीक है, राजा राम मोहन राय आप सभी को पता है इनका संबंध किससे है, तो इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। ठीक है, किसके, इनके प्रयासों से, किसके द्वारा, बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। अच्छा, क्योंकि ये अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना, भाभी की प्रिय थे ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था, तो इनकी माँ ने इनको लालन पालन किया था इनका, और इनके सामने ही इनकी भाभी का क्या कर दिया गया, सती प्रथा के तहत जला दिया गया था। तो तब से इन्होंने ठान लिया था कि मुझे सती प्रथा को बैन करना है, और इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, बंद करवा दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, ये इसके प्रेरितकर्ता कौन थे, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद नाकिब नकोतवी। नदबंद अल उलेमा, ये सिवली आपकी नुमानी। और अहल ए हदीस, ये अली अल्लाह के द्वारा दिया गया था। पहला मदरसा आपका कब बना था, 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। मुस्लिम पुनर्जागरण, ये आपके जनक कौन है, तो वह हैं आपके वे हैं अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट आपसे कुछ पूछेगा, ये शिक्षा संबंधित था। शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले ने दिया था। कि उस समय आपका जो वायसराय था वो कौन था, बेंटिंग था। ठीक है, और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, मैकाले हैं। पत्र इनका है एक मिनट, ये इनका ही मैकाले का मिनट है, 1835 में आया था। अंग्रेजी शिक्षा का इसको जनक बोला जाता है, मैकाले को। ठीक है, ऐसे कुछ आयोग हैं आपके जो शिक्षा संबंधित हैं। जैसे आपसे पूछे चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये उच्च शिक्षा के लिए था, अंग्रेजी भाषा में इसमें लाया गया था, लेकिन 1854 में इसको लाया गया था। प्राथमिक स्तर था, इसमें स्थानीय भाषा का उपयोग होगा, लेकिन जो उच्च स्तर में आपका प्रयोग की जाएगी अंग्रेजी भाषा, उसके लिए आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। सेंट्रल आयोग, ये 1917 में आया था। राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था। हंटर आयोग 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में आया था। DS कोठारी, ये आपका 1964 में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 2020 में। ठीक है, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जहाँ से आप लोग मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF आपको प्रोवाइड वहीं से होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे यमुना। यमुना नदी जो है, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी है यमुना। और इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत ही फेमस हैं आपकी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपके पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो चंबल, सिंध का बेटा केन, इस प्रकार से आप लोग 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
चंबल सिंध का बेटा कैन, चंबल सिंध का बेटा कैन, तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेटा से हो गया बेतवा, और कैन इसका नाम है बेटे का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और एक है इसकी टॉन्स, एक है आपकी गिरी, एक है हिंडन। ये नदी भी किसकी है? सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है आप सभी को पता है, तो यमुनोत्री बंदरपूछ चोटी से इसका उद्गम होता है। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी, अर्कावती, स्वर्णवती और लोकावती, ये सब किसकी सहायक नदी? कावेरी की। कावेरी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, कुर्ग कर्नाटक से। और आपसे पूछे ये कुर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं। इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात, और यहीं पर एक आपका बहुत ही फेमस श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी है। नेक्स्ट आपसे पूछे किस नदी को जैविक नदी कहा जाता है, तो जैविक नदी बोला जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे बराकर नदी और जमुनिया नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। उद्गम, ये छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो बिहार का शोक बोलते हैं हम लोग कोसी नदी को। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है। अब हमारे कुछ बांध थे, जैसे चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, कोयना बांध ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, रेहंद बांध रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, सलाल बांध ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, उरी बांध ये आपका झेलम नदी पर है, तवा बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, रैटल ये आपकी चिनाब नदी पर है, गांधी सागर ये आपका चंबल नदी एमपी में है, मलपुझा ये मलपुझा नदी केरल में है, और इडुक्की बांध आपसे पूछे ये कहाँ पर है, तो पेरियर नदी केरल में है। एशिया का पहला आर्क ब्रिज भी आपका यहीं पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जीएसटी से, तो जीएसटी से हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और 4 प्रकार के हमारे जीएसटी होते हैं, CGST, SGST, IGST और एक होता है आपका UTGST। ठीक है, दर इसकी क्या होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लास्ट का क्वेश्चन था, मैं आपको पहले ही करा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है, तो गोवा में। ठीक है, अब जीएसटी जो अलग दर है किसकी है, तो गोल्ड के लिए अलग दर बनाई गई है जीएसटी की 3% की। जीएसटी इन क्या होता है, तो इसमें 15 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, और जीएसटी परिषद ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 279A में है। इसमें 33 सदस्य होते हैं, आपके वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं। और जीएसटी परिषद की बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो अरुण जेटली इसके पहले अध्यक्ष थे जीएसटी परिषद के। जीएसटी की हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, और इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 122वां आपका बिल था। उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल थे, जिनकी मैंने एक पुस्तक आपको बताई थी, ओवरड्राफ्ट। प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया तो वो था आपका फ्रांस। भारत कौन सा देश है, तो 61वां देश है। पहला राज्य कौन सा है, असम है। और SGST किस राज्य ने लागू की थी पहले, तो तेलंगाना राज्य था। इसकी जो टैग लाइन है वो है आपका वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, और जीएसटी एक्ट का जो प्रकाशन होता है वो 12 अप्रैल 2017 को किया गया था, और ये कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष को बनाया गया, तो वर्दी नारायण शर्मा को बनाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो मानव विकास सूचकांक इसके आधार होते हैं 3। मैंने आपको कई बार बताया, शिक्षा या साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और एक आपकी जीवन प्रत्याशा। HDI जारी किसके द्वारा किया था, तो UNDP के द्वारा इसे जारी किया था। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और आपका जो पहली बार जारी किया गया था, जो आपका किसके द्वारा जारी किया गया था, तो 1990 में ये इसके लिए आपको बनाया था महबूल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ये जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक अभी वर्तमान में क्या है, तो 140 भारत की रैंक है। ठीक है, और अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, और 1999 इनमें भारत रत्न भी दिया गया। इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया 1999 में। इनकी 3 बुक हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस, गरीबी और अकाल, और डेवलपमेंट एट फ्रीडम, ये इनकी 3 पुस्तक हैं। अब कुछ जैसे हमारे सूचकांक है वर्तमान के, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 126। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116। हंगर इंडेक्स में रैंक 105। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 129। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा स्टार्टअप इंडिया पहल कब आई थी, तो 2016 में आई थी। 16 जनवरी को आई थी, इसीलिए 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप डे मनाते हैं। मेक इन इंडिया ये आपकी 25 सितंबर 2014 को आई थी। लोगो इसका क्या है, शेर। वन स्टॉप सेंटर ये योजना आपकी 1 अप्रैल 2015 को आई थी। PM कौशल विकास योजना 16 जनवरी 2015 को आई थी। और अटल नवाचार मिशन ये आपका 2016 में आया था। नेक्स्ट आपसे पूछे न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा था, ये संवेग परिवर्तन का नियम होता है, जैसे F बराबर ma बोलते हैं हम लोग। और जड़त्व का नियम ये आपका पहला लॉ है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये आपका दूसरा नियम है। ये आपके गति के यहाँ पर फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनको आप लोग देख लेना। जैसे V बराबर U + AT ये पहला है। दूसरा S बराबर UT + ½ AT का स्क्वायर ये दूसरा है। और तीसरा है V² U² + 2S ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा, तो किस में आपके डबल नाम नहीं है, यानी डबल नाम है ये आपसे पूछा गया, यानी डबल मीनिंग है इसमें। तो एक कार्बन में सी सिंगल है, आयोडीन में आई है सिंगल है, लोहे में आपका एफ ई है और फ्लोरीन में आपका एफ है। आपका जो अक्रिय गैस है किस आवर्त में आती है, किस कॉलम में आती है, तो 18वें कॉलम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे आनुवांशिकी जनक, तो आनुवांशिकी के जनक कौन थे आपके, चार्ल्स डार्विन। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये इनकी बुक आई थी, और 1871 में डिसेंट ऑफ मैन ये इनकी एक पुस्तक आई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर अपनी जांच की थी, और इनके 3 नियम थे, प्रभारता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता अवयवन का नियम। लिंग निर्धारण ये किसके द्वारा होता है, तो आपसे पता है एलोसोम्स के द्वारा होता है। पुरुष XY होता है, महिला XX होती है, लेकिन XX अगर गुणसूत्र मिलते हैं तो गर्ल होता है, और XY गुणसूत्र मिलता है तो आपका बॉय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा एनवायरमेंटशिप इंडेक्स में शामिल होने वाला पहला बंदरगाह, तो वो मारमोवा बंदरगाह गोवा का है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे फरवरी 2025 में रामसर साइट कितनी जोड़ी गई थी, तो 4 जोड़ी गई थी। अब वर्तमान में 85 + 4 89 कुल हमारी क्या है, तो रामसर साइट है। ये 4 जो नई रामसर साइट जोड़ी गई थी कौन कौन सी हैं, तो एक है सकरकोट्टई, एक है थेलेगल ये तमिलनाडु की है, और एक है आपकी खेचोआपल्ली सिक्किम की है, और एक उद्वा झील ये झारखंड की है आपकी, ठीक है। सर्वाधिक तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हैं, यूपी में आपकी 10 रामसर साइट हैं। और रामसर दिवस कब मनाते हैं, या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। इसका संरक्षण कार्यक्रम कब आया था, रामसर संरक्षण कार्यक्रम ये 1985 में आया था। रामसर कहाँ पर है, तो ईरान में है, और पहला सम्मेलन 1971 में हुआ था 2 फरवरी को। संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1975 में। भारत ने कब साइन की, 1982 में। पहले रामसर भारत का कौन सा, तो चिल्का झील थी उड़ीसा की। सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपकी वो है आपकी सुंदरवन पश्चिम बंगाल की, और सबसे छोटी कौन सी है, तो रेणुका ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके ज्ञानेश कुमार। अगर आपसे पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है ज्ञानेश कुमार। लेकिन आपसे केवल पूछे आयुक्त कौन है, यानी चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है आपके कौन, विवेक जोशी, ठीक है। ये आपका रखना विवेक जोशी। वैसे 2 होते हैं, देखिए जब आपका 1989 था तो इसमें 3 सदस्य थे, फिर बाद में 1990-93 में 1 सदस्य इसमें कर दिया गया, फिर 1 अक्टूबर 1993 से यहाँ पर आपके जो 3 सदस्यीय बना दिया गया था, यानी 1 इसमें अध्यक्ष होता है और 2 इसमें अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये 6 से 65 वर्ष की आयु होती है, और जो अन्य होते हैं इनकी 6 से 62 वर्ष की होती है। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। भाग कौन सा है, 15 आर्टिकल आपका 324 से 329 तक। इसके पहले अध्यक्ष थे आपके सुकुमार, और पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी VS रमा देवी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी नियुक्तियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सी नियुक्तियाँ, इनको देख लीजिए आप एक बार। जैसे आपसे पूछे ICC के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके जयशाह, ठीक है। आपसे पूछे एयरफोर्स के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है अमरप्रीत सिंह। आर्मी के नए अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र कुमार द्विवेदी। नेवी के कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऐसे आपसे पूछेगा नाटो के अध्यक्ष कौन है, तो वो यहाँ पे के मार्क रूटो, कौन है, मार्क रूटो। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष तो विजय रहाटकर। हरियाणा के नए CM तो नयाब सैनी। जम्मू कश्मीर के नए CM उमर अब्दुल्ला। 51वें CGI कौन है, तो वो है आपके राजीव खन्ना। लेकिन यहाँ पर नए भी याद रखेंगे तो 52वें हमारे बनेंगे कौन, तो VR गवई, इनका भी नाम याद रखेंगे, VR गवई 52वें होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र टीवी नरेंद्रन। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान इसके हैं सुभा तोले, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हैं तैयब विक्रम। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है, शिगेरू इशिबा। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगोपाल। आयरलैंड के PM है आपके माइकल मार्टिन। जर्मनी के नए चांसलर हैं आपके फेडरिक मर्ज, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछे कनाडा के नए PM कौन है, तो मार्क कॉर्नी है, ठीक है। और लोकपाल समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केसी वेणुगोपाल। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो वो हैं गौतम गंभीर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपकी क्लाउडिया सिन्बाम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, ये आपके 26 जनवरी में मुख्य अतिथि थे। USA के 47वें राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। लेबनान के नए प्रधानमंत्री जोसेफ ऑन। USA के 50वें उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, कौन है, JD वैंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछे तो वो है आपके फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है, शैलेश पाठक। और सार्क के महासचिव गुलाब सरवर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, प्रमुख नियुक्तियाँ थी। अब हम लोग देख लेते हैं जो सर ने आपके पहले क्वेश्चन कराए थे उनको देखें। हमारे आज के प्रश्न है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इनके बारे में बताना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, पायका विद्रोह क्षेत्र कौन सा था, और अलमाटी बांध ये किस नदी पर है, ये इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टों का आंसर आपको देना है, जो कि आपकी रिवीजन क्लास थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं। करंट अफेयर है, अन्य आपके जो GS के नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।